हेलो बेटा, हम बात करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट वेक्टर्स अलोंग गिवन डायरेक्शंस। एक वेक्टर है, उसके हमें कंपोनेंट करने हैं और जो डायरेक्शंस हैं वो हमें दी हुई हैं। किस डायरेक्शन में करने हैं ये हमें दिया हुआ है। ठीक है बेटा, तो देखो कैसे करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। मान लो हमारे पास वेक्टर एक है, ये है वेक्टर ए, ठीक है, और ये है एक वेक्टर बी, और ये जो है एक वेक्टर आर है। ठीक है, तो इस वेक्टर आर को मुझे वेक्टर ए और वेक्टर बी की डायरेक्शन में रेजोल्यूट करना है, मतलब इसकी ताकत को दो डायरेक्शन में बांटना है, वेक्टर ए की तरफ और वेक्टर बी की तरफ। मैं फिर बता देता हूँ, ये जो वेक्टर आर है इसकी ताकत को मैं बिल्कुल देसी में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, फिजिक्स में अलग बात होती है, फिजिक्स में बोलने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन मीनिंग वही होता है। तो जो वेक्टर आर है इसकी ताकत को दो डायरेक्शन में बांटूंगा, एक वेक्टर ए की डायरेक्शन में और एक वेक्टर बी की डायरेक्शन में। ठीक है, इस पूरे काम को फिजिक्स में क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशन बोलते हैं। ताकत को बांटना फिजिक्स क्या कहती है? रेजोल्यूट कर दो। ठीक है, इसको दो हिस्से में या दो से ज़्यादा हिस्से में बांट दो। रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन टू कंपोनेंट, दो हिस्सों में, अलॉन्ग गिवन डायरेक्शन। गिवन डायरेक्शन कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ, बड़ा सिंपल है। देखो बेटा, सबसे पहले तो आप क्या करो, वेक्टर ए ड्रॉ कर लो। कर लिया? अब आप क्या करो, वेक्टर ए के साथ आप वेक्टर बी को ड्रॉ कर लो यूँ, या आपने वेक्टर बी भी ड्रॉ कर लिया। वेक्टर ए ड्रॉ कर लिया और वेक्टर बी ड्रॉ कर लिया। अब आप क्या करो, वेक्टर आर ड्रॉ कर लो। क्या ड्रॉ कर लो? वेक्टर आर। ये आपने वेक्टर आर इस तरह से जो है वेक्टर आर आपने ड्रॉ कर लिया। ये आपका वेक्टर आर है। क्लियर है? अब आपको करना क्या होता है इसमें, मैं बताता हूँ। इसमें जो है आप वेक्टर बी के पैरेलल एक लाइन ले लो। वेक्टर बी जो है उसके पैरेलल एक लाइन ले लो इस तरह से। ये वेक्टर बी के पैरेलल लाइन है, इसको ले जा करके आप इस तरह से रखो, यूं रख दी। और बिल्कुल इसी तरह से आप वेक्टर ए के पैरेलल एक लाइन ले लो। किसके पैरेलल ले लो? वेक्टर ए के पैरेलल एक लाइन ले लो। ये आपने ले जा करके यहाँ रख दी। क्लियर होगी बात? अब आप क्या करो, ये जो लाइंस हैं इनको आगे आप प्रोसीड करो। ये आपकी आ गई इस तरफ और ये आ गई आपकी इस तरफ। ठीक है, क्लियर हो गया? मैंने क्या बताया? मैंने बताया वेक्टर ए के पैरेलल मैंने एक ऑरेंज लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी और वेक्टर बी के पैरेलल मैंने एक वायलेट लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब ये एक पैरेललोग्राम बन गया। मैं इसको मान लेता हूँ ओ, और ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, और ये हो गया मान लो एस। ये ओ पी क्यू एस नाम का एक पैरेललोग्राम आपका मैंने ड्रॉ कर दिया। अब ये जो वेक्टर आर है, ये जो वेक्टर आर है, इसको मैं किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? क्योंकि मैंने वेक्टर ए को एक्सटेंड किया है बेटा, थोड़ा सा मैंने इस तरह से एक्सटेंड कर दिया है। और इसी तरह वेक्टर बी है आपका, वेक्टर बी तो चलो एज इट इज़ आ गया। तो ये जो वेक्टर ए है इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? एम टाइम्स वेक्टर ए। क्या लिख सकता हूँ? एम टाइम्स वेक्टर ए। और जो वेक्टर बी है इसको अगर मैं छोटा या बड़ा करता हूँ तो इसको लिख सकता हूँ एन टाइम्स वेक्टर बी। इसका मतलब है कि एक तो वेक्टर ए आपका आ ही रहा है ये ग्रीन वाली डायरेक्शन में, और ये जो वेक्टर बी है इसको मैंने पैरेलल किस में बनाया है? वायलेट वाली लाइन में। ये आपका आ गया इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब जरा आप ध्यान से देखो। आप अगर ध्यान से देखोगे तो क्या आ रहा है जरा मैं बताता हूँ आपको। ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर बराबर ये वाला वेक्टर। आपने यही तो सीखा है ट्रायंगल लॉ में। बोलो बेटा, सीखा है कि नहीं सीखा? यही बात सीखी आपने। क्लियर होगी कि नहीं हो गई? तो ये चीज़ सीखी है। तो आप वेक्टर आर को यहाँ क्या लिख सकते हो? आप वेक्टर आर को लिख सकते हो एम टाइम्स वेक्टर ए प्लस एन टाइम्स वेक्टर बी। ये आपके वेक्टर आर के इक्वल होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वेक्टर ए को मुझे एक्सटेंड करना पड़ा, थोड़ा बढ़ाना पड़ा, इतना मुझे जो है इंक्रीज करना पड़ा। हो सकता है बी को भी मुझे इंक्रीज या डिक्रीज करना पड़ जाता। तो उसके लिए मैंने लाइन क्या बना दी? मैंने कह दिया ये जो पूरी लाइन है ओ से लेकर पी तक ये एम टाइम्स वेक्टर ए है, और ये जो पूरी लाइन है ये एन टाइम्स वेक्टर बी है। तो आपका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? ब्लू वाली लाइन की डायरेक्शन में हो जाएगा। वेक्टर आर इज इक्वल टू एम टाइम्स वेक्टर ए प्लस एन टाइम्स वेक्टर बी। इस तरह से आप कितने ही वेक्टर को किसी भी वेक्टर को दो डायरेक्शन में आप डिवाइड कर सकते हो। क्लियर है? तो आपको ध्यान रखना है, वेक्टर ए में कितने से मल्टीप्लाई किया? एम से। वेक्टर बी में कितने से मल्टीप्लाई किया? एन से। तब मैंने जा करके क्या मिला मुझे? वेक्टर आर मिला। या फिर आप ये कह सकते हैं मैंने वेक्टर आर को दो डायरेक्शन में डिवाइड कर दिया, वेक्टर ए की डायरेक्शन में और वेक्टर बी की डायरेक्शन में। ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा? वेक्टर ए के पैरेलल मैंने एक ऑरेंज कलर की लाइन खींची और वेक्टर बी के पैरेलल मैंने एक वायलेट कलर की लाइन खींची। फिर उनको एक्सटेंड वगैरह करके एक पैरेललोग्राम कंप्लीट किया। फिर उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वेक्टर आर, उसके मैंने दो कंपोनेंट कर दिए, आपके वेक्टर ओ पी और वेक्टर ओ बी।
ठीक है, ओ एस सॉरी। और इसके बाद जो है ट्रायंगल लॉ का यूज़ करके क्या यूज़ कर लिया मैंने, वेक्टर आर इज इक्वल टू एम टाइम्स वेक्टर ए प्लस एन टाइम्स वेक्टर बी। गॉट द आइडिया। देखो बेटा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन ए प्लेन, एक वेक्टर है उसके मुझे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करने हैं। ठीक है, कैसे करूँगा बेटा बताता हूँ। जैसे ये एक वेक्टर ए है, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करने हैं मुझको प्लेन के अंदर। तो एक तो हो गया बेटा ये वेक्टर ए का एक कंपोनेंट तो हो गया ये वेक्टर ओ पी। क्लियर है, ये रहा रेड कलर का। क्लियर होगी बात। अब जो दूसरा कंपोनेंट है वो बताता हूँ। इसका जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो ये होगा। कंपोनेंट का मतलब आपने वेक्टर ए की ताकत को दो हिस्सों में बांट दिया, ये हो गया आपका ग्रीन कलर का। तो एक रेड हो गया, एक ग्रीन हो गया। क्लियर हो गई, दो कंपोनेंट आपके आ गए वेक्टर ए के। अब जरा दिमाग लगाओ, इसको आप कैसे लिख सकते हो वो मैं बताता हूँ। ये जो रेड वाली डायरेक्शन है ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है। किसकी डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस की। और ये जो ग्रीन वाली है ये वाई एक्सिस की डायरेक्शन है। तो दो कंपोनेंट कर लिए कि नहीं कर लिए। क्लियर हो गया, एक एक्स एक्सिस में एक वाई एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस जो होता है उसकी डायरेक्शन शो करने के लिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को शो करने के लिए मैं आई कैप यूज़ करता हूँ। ये एक यूनिट वेक्टर है जो प्लस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1। क्लियर हो गया। इसी तरह से प्लस वाई एक्सिस को शो करने के लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, मैं जे कैप यूज़ करता हूँ। ये एक यूनिट वेक्टर है और किसकी डायरेक्शन में, प्लस वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। क्लियर होगी बात। अब जो है मेरे पास वेक्टर ए, उसके मैं दो कंपोनेंट कर चुका हूँ, रेड वाला पार्ट और एक ग्रीन वाला पार्ट। ठीक है, तो जो रेड वाला पार्ट है वो कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए कॉस ऑफ थीटा। इसका मैग्नीट्यूड रेड वाली डायरेक्शन में ये होगा। और यहाँ आ जाएगा मॉड ऑफ ए साइन ऑफ थीटा। इसका ग्रीन वाली डायरेक्शन में ये मैग्नीट्यूड होगा। समझ आया कि नहीं आया। ये आपका आ गया रेड वाली डायरेक्शन में और ये आ गया आपका ग्रीन वाली डायरेक्शन में। क्लियर होगी बात। अब आप क्या करेंगे, जो वेक्टर ए है उसको लिखने का मेथड क्या है, वेक्टर ए की ताकत को आपने दो जगह बांटा। एक तो मॉड ए कॉस थीटा कर दिया, ये किस तरफ किया, प्लस एक्स एक्सिस में, जो रेड वाली डायरेक्शन में दिखाया। तो उसके साथ आप डायरेक्शन और जोड़ देंगे, आई कैप लगा देंगे। ये पोर्शन क्या है, मैग्नीट्यूड, और ये क्या है, डायरेक्शन है। इसी तरह से आपने क्या कर दिया, मॉड ए साइन ऑफ थीटा कर दिया। किस डायरेक्शन में, वाई एक्सिस में। तो ये उसका मैग्नीट्यूड है और ये उसकी डायरेक्शन है, ग्रीन वाला पार्ट है ये। आ गया कि नहीं आ गया, समझ आ गई बात कि नहीं। तो आपने वेक्टर ए के दो कंपोनेंट कर दिए, एक प्लस एक्स एक्सिस में और एक प्लस वाई एक्सिस में। ठीक है, तो ये जो पोर्शन आ रहा है ये आ रहा है आपका प्लस एक्स एक्सिस के अंदर, और ये पोर्शन आ रहा है आपका प्लस वाई एक्सिस के अंदर। क्लियर होगी बात। तो ए की ताकत को आपने दो हिस्सों में बांटा, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में और एक पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। ठीक है, पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। ठीक, अब इसमें ये जो पोर्शन है आपका, ये पोर्शन, ये आपका प्लस एक्स एक्सिस के अंदर मैग्नीट्यूड है ए का, और ये आपका प्लस वाई एक्सिस के डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए का। क्लियर है। अब एक बात बताता हूँ आपको, अगर आपसे ये कह दे कि आपको कंपोनेंट दे दे और कह दे कि इससे वेक्टर पे जाओ, मतलब किसी वेक्टर के उसने कंपोनेंट कर रखे थे, ठीक है, और उन कंपोनेंट की हेल्प से आपसे कह रहा है वेक्टर पे वापस जाओ, तो आप कैसे निकालोगे। बड़ा सिंपल होता है, एक मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो यही है आपका, ठीक है, यही वाला केस ले लेता हूँ। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालूंगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, मतलब मैं निकाल रहा हूँ बेटा ये वाली लाइन, ये जो ऑरेंज कलर से जा रही, ये इसकी लंबाई निकाल रहा हूँ। क्या आ जाएगी, मॉड ऑफ ए कॉस ऑफ थीटा इसका स्क्वायर और प्लस मॉड ऑफ ए साइन थीटा इसका स्क्वायर कर देंगे। क्यों कर देंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई। ये हिस्सा कितना है, मॉड ए कॉस थीटा, ये कितना है, मॉड ए साइन थीटा। तो ये आपका एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन ही रहा है, आपको साफ दिखाई दे रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है, तो फिर ये आपका क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हुआ। और यही तो आपका वेक्टर ए था। बोलो बेटा था कि नहीं था। तो आप पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे, ये आपका बेस का स्क्वायर कर दिया, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दिया। अब जरा देखो सॉल्व होके क्या आता है। ये आ जाएगा आपका जा करके अंडर रूट मॉड ऑफ ए स्क्वायर और कितना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस मॉड ऑफ ए स्क्वायर कितना साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, अंडर रूट मॉड ऑफ ए स्क्वायर तो कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और आप अच्छी तरह जानते हैं वैल्यू कितनी होती है 1। तो जो फाइनल आंसर आया वो क्या हो गया आपका, मॉड ऑफ ए। इसका मतलब है ये हमारा जो रिजल्टेंट है वो मॉड ऑफ ए। मैंने मॉड ए के ही तो दो टुकड़े किए थे, एक प्लस एक्स एक्सिस में किया था और एक प्लस वाई एक्सिस में किया था। प्लस एक्स एक्सिस में कितना था, मॉड ए कॉस थीटा, और ये कितना था, मॉड ए साइन ऑफ थीटा। तो जब ये दो टुकड़ों में बट रहा है
तो इन दो टुकड़ों को अगर मैं मिला दूंगा तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, मैं सीधा यहाँ पहुँच जाऊँगा कि नहीं पहुँच जाऊँगा। जिस चीज़ को तोड़ा है टूट के वो दो हिस्सों में बटी, और अगर उन दोनों हिस्सों को मिला दूंगा तो मैं उसी चीज़ पे पहुँच जाऊँगा कि नहीं पहुँच जाऊँगा। तो ये तरीका है। इसके और भी तरीके बेटा बताता हूँ, वो और भी मेथड से निकालते हैं ये। जैसे एग्जांपल देता हूँ बेटा आपको एक, ये देखो, ये है मान लो मेरे पास 10 न्यूटन का कोई फोर्स है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, और ये एंगल है इसका 30 डिग्री। तो ये कह रहा है इसका प्लस एक्स एक्सिस में और प्लस वाई एक्सिस में इसकी ताकत बताओ कितनी होगी। मतलब इसके कंपोनेंट करो आप प्लस एक्स एक्सिस में और प्लस वाई एक्सिस में। तो बड़ा सिंपल सा काम है बेटा, क्या करेंगे देखो, जैसे ये आपका है ना, तो ये वाली जो डायरेक्शन आ रही, इस वाले इतना हिस्सा, इसका प्रोजेक्शन एक तरह से, ये इतना हिस्सा ऑरेंज कलर का, ये हो गया इसका बेटा प्लस एक्स एक्सिस के अंदर, मतलब 10 का कॉस ऑफ 30 डिग्री, ये प्लस एक्स एक्सिस के अंदर इसका कंपोनेंट हो गया। ठीक है, और इसी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आपका वेक्टर है, ठीक है, ये जो आपका वेक्टर है, इसको आप किस डायरेक्शन में ले रहे हो, इसको आप इस डायरेक्शन। तो ये जो कंपोनेंट आ रहा है ग्रीन कलर का, ये जो ग्रीन कलर का कंपोनेंट आया, ठीक है, ये कितना हो गया 10 ऑफ साइन ऑफ 30 डिग्री। ये इस वेक्टर का प्लस वाई एक्सिस में कंपोनेंट है। मतलब मैंने 10 न्यूटन की ताकत को दो हिस्से में बांट दिया, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। क्लियर होगी बात कि नहीं हो गई, ये इसकी ताकत बढ़ गई। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 10, और कॉस 30 कितना होता है √3/2। तो ये हो गया बेटा जा करके आपका कितना 5√3। ये किस तरफ आ रहा है, ये प्लस एक्स एक्सिस में आ रहा है। और ये हो गया 10 इंटू साइन 30 कितना होता है 1/2। तो ये कितना आ जाएगा 5। ये किधर आ रहा है, प्लस वाई एक्सिस में आ रहा है। बोलो समझ आया कि नहीं आया, प्लस एक्स एक्सिस और प्लस वाई एक्सिस में मैंने इसके टुकड़े कर दिए, कंपोनेंट कर दिए। गॉट द आइडिया। तो आप किसी का भी कर सकते हैं इस तरह से। जैसे कि मान लो ये है आपका, एक और केस बता देता हूँ। ये है बेटा आपका ओ से लेकर ए तक, इसका मैग्नीट्यूड है मान लो 2, ये आपका 2 है, कोई भी चीज़ है ये, और इसने इसके साथ 60 डिग्री का एंगल बनाया है। अब कह रहा है आप इसको प्लस एक्स एक्सिस में और प्लस वाई एक्सिस में इसके कंपोनेंट करके दिखाओ। तो ये वाला जो कंपोनेंट आएगा बेटा प्लस एक्स एक्सिस में, ये आ जाएगा आपका जा करके 2 का साइन 60 डिग्री हो जाएगा। कितना आ जाएगा 2 साइन ऑफ 60 डिग्री। और ये जो कंपोनेंट आएगा आपका ये वाला, ये हो जाएगा बेटा 2 का कॉस ऑफ 60 डिग्री, 2 कॉस ऑफ 60 डिग्री। इस तरह से आ जाएगा। तो किसी भी वेक्टर के हम कंपोनेंट कर सकते हैं रेक्टेंगुलर, एक रेक्टेंगल बन जाता है। दिख रहा है ना, ये रेक्टेंगल बन रहा है आपका, साफ दिख रहा है, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। यहाँ पर भी देख लो, ये एक रेक्टेंगल बन रहा था, इसलिए इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। गॉट द आइडिया, सिंपल है। देखो बेटा एक और मेथड है इसका। जैसे एक वेक्टर ए है, यहाँ लिखा हुआ है 10i कैप और यहाँ लिखा है 15j कैप। इसका मतलब है आपने वेक्टर ए की ताकत को दो हिस्सों में बांट रखा है। ये वाला हिस्सा तो बेटा प्लस एक्स एक्सिस में और ये वाला हिस्सा बेटा प्लस वाई एक्सिस में। लेकिन अगर कुछ इस तरह से लिख दिया जाए, वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप और -3j कैप, इसका मीनिंग क्या हुआ, ये वाला जो कंपोनेंट है ये प्लस एक्स एक्सिस में और ये वाला कंपोनेंट माइनस वाई एक्सिस में। और बताता हूँ, जैसे मान लो वेक्टर ए इज इक्वल टू लिख दिया जाए -2i कैप और +3j कैप, इसका मीनिंग क्या हुआ, ये जो कंपोनेंट है ये माइनस एक्स एक्सिस में और ये जो कंपोनेंट है ये प्लस वाई एक्सिस में। और बताता हूँ, जैसे ये वेक्टर ए इज इक्वल टू लिख दिया जाए -2i -3j, इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो कंपोनेंट है ये माइनस एक्स एक्सिस में और ये जो कंपोनेंट है ये माइनस वाई एक्सिस में। क्लियर होगी बातें। तो इस तरह से हम सारी बात कर सकते हैं। अब इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। इसमें मतलब कोई भी वेक्टर आप रिप्रेजेंट करना चाहो प्लेन पर तो कर सकते हो। किस तरह से करोगे, देखो मैं इस वेक्टर तक पहुंचने के लिए क्या काम करूंगा, पहले 10 यूनिट चलूंगा प्लस एक्स एक्सिस में। तो बेटा मैं यहाँ से 10 यूनिट जो है प्लस एक्स एक्सिस में चला, ये देखो ये आ गया, मैं 10 यूनिट चल के प्लस एक्स एक्सिस पे मैं पहुँच गया और ये मुझे क्या मिल गया, ये मुझे मिल गया 10i कैप, ये मिल गया। अब इसी तरह से बेटा इस वाली प्लेन पर आप इस वाले पॉइंट से 15 यूनिट चलेंगे प्लस वाई एक्सिस पे, तो यहाँ से 15 यूनिट आप प्लस वाई एक्सिस पे चलेंगे, मतलब वाई डायरेक्शन में चलेंगे, यहाँ से इतना वाई डायरेक्शन में चलेंगे 15 यूनिट। तो मैं यहाँ पर कितना चला, प्लस का 15j कैप, मतलब वाई डायरेक्शन को शो करने का तरीका क्या है मैथ में, j कैप है। ठीक है, इसका मतलब है मैं कहाँ पहुँच गया, मैं पहुँच गया बेटा इस पॉइंट पर। तो जो मेरा वेक्टर ए आएगा वो ये होगा, जो मेरा वेक्टर ए आएगा ना वो ये होगा इस तरह से। ठीक है, ये आ जाएगा, ये मेरा वेक्टर ए हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया। अब मैं बताऊंगा बेटा आपको, ये वाला केस बताने जा रहा हूँ अब। ठीक है, देखो बेटा ये केस कैसे बनेगा मैं बताता हूँ। ये आपका वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। अब इसमें ये 2 यूनिट किधर चल रहा है, प्लस एक्स एक्सिस में चल रहा है, तो मतलब 2 में चला एक्स एक्सिस में, यहाँ पहुँच गया। और फिर -3 चला या 3 चला माइनस वाई एक्सिस में, मतलब 3 में नीचे की तरफ आऊँगा इस तरह से। यहाँ पर मैं कितना आया, 3 आया, तो 2 तो आया मैं इस तरफ और 3 आया मैं इस तरफ, तो मुझे ये पॉइंट मिल गया। अब मुझे क्या करना है, इनिशियल से फाइनल जाना है। तो ये जो वैल्यू है मेरी, ये वाली, ये वैल्यू मेरी क्या आ गई, ये मेरा रिजल्टेंट आ गया। क्या आ गया, रिजल्टेंट। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये जो मेरी ऑरेंज कलर की लाइन है, ये मेरा रिजल्टेंट हो गई। मतलब ये वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या आ गया, ये वाली जो वैल्यू है, यह वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप और माइनस कितना 3j कैप, ये वैल्यू है। तो आप किसी को भी ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से जो दे रहा है। अब मैग्नीट्यूड की अगर बात आती है, मतलब इसका और इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ तो क्या होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो ये बन जाएगा आपका अंडर रूट कितना 10 का स्क्वायर और प्लस 15 का स्क्वायर। ये जो वैल्यू आएगी किसकी होगी, ये होगी बेटा इस वाले रिजल्टेंट की। गॉट द आइडिया? तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? और एग्जांपल देता हूँ बेटा आपको, जैसे मान लो आपसे कह दे कि ड्रॉ करो वेक्टर b इज इक्वल टू -3i -7j। तो क्या करोगे आप, माइनस एक्स एक्सिस में कितना चलोगे 3 यूनिट और माइनस वाई एक्सिस में कितना चलोगे 7 यूनिट, तो आपको मिल जाएगा ये वेक्टर b। तो ये माइनस एक्स एक्सिस है, ये माइनस वाई एक्सिस है। आप कितना चले, एक्स एक्सिस में तो -3 चले और वाई एक्सिस में 7 चले, ये आ गए। तो पहले आपने क्या किया, माइनस एक्स एक्सिस में 3 गए और फिर माइनस वाई एक्सिस में 7 गए, तब आपको ये वैल्यू मिली। इसका मतलब आपका आंसर क्या आ रहा है, ये आपका आंसर है। ग्रीन जो है आपका आंसर है, ये वेक्टर बी है आपका। क्या बन गया, ये वेक्टर बी बन गया। क्लियर हो गया? इधर कितना चले -3, इधर कितना चले -7 चले। गॉट द आइडिया? तो वेक्टर बी मिल गया। अब ये वेक्टर बी है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड का मतलब ये जो एरो आ रहा है ग्रीन कलर का, ये जो एरो है जो मैं अब शो कर रहा हूँ ये, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी होगी, ये निकालने का मेथड क्या है आपको खूब अच्छी तरह पता है। ये क्या है, 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस लगा दो, तो क्या आ जाएगा -3 का स्क्वायर और प्लस कितना -7 का स्क्वायर। अरे इस लाइन का स्क्वायर प्लस इस लाइन का स्क्वायर, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका क्या हो गया, बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू रिजल्टेंट का स्क्वायर, मतलब आपको वेक्टर बी के मॉड की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है? तो इस तरह से निकालते हैं। एक आध एग्जांपल और देखो, जैसे मान लो एक वेक्टर सी है, ये लिखा है बेटा 3i और प्लस 4j, और कह रहा है इसका मैग्नीट्यूड बताओ। तो करने का तरीका बड़ा सिंपल है, i का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दो, j का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दो, ऐड कर दो, रूट ले लो। तो ये 9 आ गया प्लस 16 आ गया, कितना हो गया 25, और 25 का रूट कितना होता है बेटा 5 होता है। इसका मतलब है इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आया वो कितना है 5 है। डायरेक्ट भी निकल जाता है और आपका जो है कोऑर्डिनेट से भी कर सकते हैं। और एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे मान लो एक वेक्टर डी दे रखा है, कितना दे रखा है, माइनस का 7i और प्लस का 4j दे रखा है। कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा अंडर रूट -7 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये कितना बनेगा अंडर रूट 49 और प्लस कितना 16 सॉरी, तो ये बन जाएगा अंडर रूट 65। ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा वेक्टर डी का। क्लियर होगी बात? इस तरह से सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन देखो बेटा, कह रहा है ए मास ऑफ 2 किलोग्राम लाइज ऑन ए प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो देखो बेटा क्या है इसका, मैं बताता हूँ। एक एंगल आपको बनाना है इस तरह से, ये जो है एक प्लेन है, ठीक है, इस तरह से एक प्लेन हमने डेवलप कर लिया, ठीक है, ये प्लेन डेवलप कर लिया। तो कितना आ रहा है ये प्लेन जो एंगल बना रहा है ये आपका 30 डिग्री। कितना बना रहा है 30 डिग्री। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ठीक है। ये 30 डिग्री का जो है एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। इसका मतलब क्या है बताता हूँ, ये आपका हॉरिजॉन्टल है और ये इसके साथ कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्लियर होगी बात? इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं। आगे इसने कहा कि इसके ऊपर एक 2 किलोग्राम का एक मास रखा हुआ है। ये बेटा 2 किलोग्राम का एक मास मैंने रख दिया 2 kg। इसका मतलब है 2 × g, ये जो इसका वेट होगा ये डाउनवर्ड काम करेगा, ठीक है। और अब ये कहता है रिजॉल्व इट्स वेट अलॉन्ग द परपेंडिकुलर टू द प्लेन, रिजॉल्व इट्स वेट अलॉन्ग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अलॉन्ग भी निकालना है इसके, परपेंडिकुलर भी निकालना है। अलॉन्ग का मतलब हो गया प्लेन के अलॉन्ग, तो ये बात हो गई, ठीक है, और प्लेन के परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये हो गया आपका। इन दो चीज़ों के अलॉन्ग आपको जो है इसके ताकत को बांटना है। क्लियर होगी बात? तो मैं बता देता हूँ कैसे क्या करना है। देखो बेटा, इसकी ताकत को इन 2 हिस्सों में बांटना है, तो कैसे बांटेंगे ये बताता हूँ आपको, ठीक है। तो एक मैं डायग्राम फिर से बनाता हूँ। जैसे ये आपका हो गया, जा कर के थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ तो आसान हो जाएगा आपको समझना। ये हो गया,
और इस पर आपने ये मास रख दिया इस तरह से, ठीक है। ये है आपका 2G, ये तो डाउनवर्ड काम कर रहा है, ये एंगल कितना है 30 डिग्री, और पूछ क्या रहा था हमसे इसके अलाउंग, और बेटा ये जो इसका परपेंडिकुलर है, प्लेन का जो परपेंडिकुलर है इसके अलाउंग कंपोनेंट पूछ रहा, मतलब ग्रीन की वैल्यू और ये वायलेट है इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अब इसको तो सॉल्व करते हैं पहले। अगर ये 30 डिग्री है बेटा, अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना है 90 डिग्री है, ये 30 ये 90, तो ये वाला पोर्शन कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, हुआ या नहीं हुआ। अब आप एक बात बताना, जो पूछूं वो बात बताना, ये एंगल कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एंगल कितना है 90 डिग्री है। अब 90 में ये हिस्सा कितना निकल गया 60 निकल गया। अगर ये 60 निकल गया तो बचा कितना, जो बचा वो 30 बचा या नहीं। खूब अच्छी तरह सोचो, ये पोर्शन आपका कितना बच गया 30 डिग्री बच गया ये, ठीक है। अब जरा दिमाग लगाओ, जो 2G वाला आपका फोर्स है, ये 2G का जो वेट है, इसका आपको कंपोनेंट निकालना है। किस डायरेक्शन में निकालना है, एक तो निकालना बेटा इस डायरेक्शन में, तो इसके साथ 30 डिग्री बना रहा है तो कॉस बन गया कि नहीं बन गया, ये आपका क्या बन गया 2G का कॉस वाला कंपोनेंट बन गया, और ये उसके 90 डिग्री पर है तो ये क्या बन गया उसका साइन वाला कंपोनेंट बन गया। यही तो सिखाया मैंने, जिस लाइन के साथ एंगल बनाता है वो तो बनता है कॉस, तो ये आपका कॉस वाला कंपोनेंट बन जाएगा, और ये वाला क्या बन जाएगा, ये वाला आपका साइन वाला बन जाएगा। समझ आया कि नहीं आया, तो बस हो गया काम आपका। ये वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2G और कॉस ऑफ 30 डिग्री, और ये वाला क्या आ जाएगा 2G साइन ऑफ 30 डिग्री। साइन 30 आप जानते हो कितना होता है 1/2, तो ये हो गया आपका जाकर के 2 से 2 कैंसिल हो गया तो G आ गया, ठीक है। तो ग्रीन वाला कंपोनेंट G हो गया, और ये हो गया बेटा 2G, और cos 30 कितना होता है √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया √3G। ये आपका वायलेट वाला कंपोनेंट हो गया। इसका मतलब है जो ऑरेंज वाला फोर्स था आपका 2G का, इसके दो टुकड़े हुए, एक ग्रीन डायरेक्शन में वो वैल्यू कितनी आ रही है आपकी G के इक्वल आ रही है, और दूसरा जो वायलेट कलर में जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन है वो कितना आ रहा है √3G। गॉट द आइडिया और नॉट, सिंपल। ये क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है ए रोप इज स्ट्रेच्ड बिटवीन 2 पोल्स, एक पोल नंबर 1 दिखाई दे रहा है आपको, पोल नंबर 2 दिखाई दे रहा है, और इस पर जो है इस तरह से जो है आपने एक जो है स्ट्रिंग है, इसको आप क्या कर रहे हो, ये स्ट्रिंग है आपकी, इसको क्या कर रहे हो आप, एक मिनट बेटा देखो बेटा, दो पोल मैंने आपको दिखा दिए, एक स्ट्रिंग है आपकी ए से लेकर के कहाँ तक बी तक। अब इसमें आपने एक मैन को इस वाली पोजीशन पर जो है उसको हैंग कर दिया, तो वो क्या करेगा, इसको लेकर के नीचे आ जाएगा, इस तरह से आएगा या नहीं आएगा, वो इसको लेकर के इस तरह से नीचे आ जाएगा बेटा, यहाँ पर इस तरह से आएगा कि नहीं आएगा। ये एक सिचुएशन है आपकी, क्लियर होगी बात कि नहीं, यहाँ पर आ जाएगा। अब जरा दिमाग लगाओ, जैसे ये मैन यहाँ पर आया तो होगा क्या, ये 50 न्यूटन बॉयज़, ये जो बॉय है इसका वेट कितना है 50 न्यूटन, जो इसका वेट है वो कितना है बेटा 50 न्यूटन है, तो इस डायरेक्शन में तो आपका क्या काम कर जाएगा 50 न्यूटन का फोर्स काम कर जाएगा। और ये जो रोप है आपकी ये टाइट हो जाएगी, ये तो टाइट हो जाएगी ना यहाँ पर इस तरह से ये, और आपकी इस तरह से ये आपका ये पोर्शन इधर आ जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं हो, ये आपका मैन है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब इस वाली रोप में कितना टेंशन है, मैंने मान लिया T2 टेंशन है, और इस वाली रोप में कितना टेंशन है, इसमें बेटा T1 का टेंशन है, क्लियर है। अब एंगल कितना बना रहा है ये वो बताता हूँ। एंगल के रिगार्डिंग देखो क्या है, ये जो एंगल आ रहा है आपका ये वाला दिख गया होगा आपको, ब्लैक कलर से मैंने छोटा सा दिखा दिया, ये है बेटा आपका 30 डिग्री, और ये जो एंगल है ना आपका ये वाला पोर्शन, ये एंगल ये आपका 15 डिग्री है, कितना है 15 डिग्री है। तो मैं फिर बता देता हूँ आपको, देखो बेटा इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। कंसेप्ट तो समझ में आ गया ना, दो पोल थे उनसे रस्सी बंधी थी, फिर उस पर आपने मैन को लटका दिया, तो मैन उस रस्सी को लेके नीचे आ जाएगा, क्योंकि आपने ऐसी पोजीशन पर उसको लटकाया है, किनारे कहीं लटकाया है ना। तो जब नीचे आएगा तो दोनों रस्सियाँ टाइट हो जाएंगी, एक में T1 टेंशन आ जाएगा, एक में T2 टेंशन आ जाएगा, रस्सी टाइट हो जाएंगी, टेंशन आ जाएगा। तो रस्सी ने जो रोप है आपकी उसने लेफ्ट वाले हिस्से में 30 डिग्री एंगल बना रखा है हॉरिजॉन्टल से, और जो राइट वाला हिस्सा है आपका ऑरेंज कलर वाला उसमें 15 डिग्री बना रखा है। तो इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाई जाती है, कैसे बनता है बताता हूँ। ये आपका मैन हो गया, इस पर आपने 50 न्यूटन का फोर्स तो इधर लगा दिया, और ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, कौन सी लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या किया, एक फोर्स तो बेटा लग रहा है आपका इस तरफ, इस पर कितना टेंशन लग रहा है T1 का, और एक लग रहा है बेटा आपका इस तरफ ये लग रहा है ये इस डायरेक्शन में, ये आपका लग रहा है ये T2 है, सॉरी ये T1 है, ये T2 कुछ भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ले लिया आपने, ठीक है। अब आपको अच्छी तरह पता है ये एंगल कितना है, ये एंगल है आपका 30 डिग्री। रीज़न बताता हूँ, देखो बेटा अगर ये 30 डिग्री था तो ये कितना था, ये वाला कितना था आपका
खूब अच्छी तरह देखो ये एंगल कितना था, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ये T2 के साथ जो एंगल बन रहा है कितना है 30 डिग्री है, और T1 के साथ जो एंगल बनेगा यहाँ पर ये कितना बन जाएगा 15 डिग्री। वही बात है आपकी, ये मैंने हॉरिजॉन्टल अगर खींच दिया तो ये अगर 15 डिग्री है तो ये भी आपका 15 डिग्री होगा, और ये अगर 30 डिग्री है तो फिर ये भी आपका 30 डिग्री होगा, अल्टरनेट एंगल होगा। ठीक है, ये आ गया। अब आप क्या करें, इसके कंपोनेंट कर लो। क्या कर लो, इसके कंपोनेंट कर लो। कंपोनेंट करने का मतलब बताता हूँ क्या करना है आपको। जैसे ये है ना आपका, ये इसकी ताकत को बांट लो, एक तो इस तरफ बांट लो, T1 का कॉस 15 डिग्री हो जाएगा, और एक इस तरफ बांट लो, T1 का साइन 15 डिग्री हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? ये T1 साइन 15 है और ये T1 कॉस 15 है। क्लियर होगी बात? आगे देखो, अब मैं बताता हूँ आपको अगला केस। ये वाला जो आपका है फोर्स, इसके दो कंपोनेंट, ये हो जाएगा बेटा T2 का साइन ऑफ 30 डिग्री, और ये हो जाएगा T2 का साइन ऑफ कॉस ऑफ 30 डिग्री। ये वाला कंपोनेंट T2 का क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 30 डिग्री। तो सारे कंपोनेंट कर देता हूँ मैं, ठीक है बेटा। देखो क्या क्या आएंगे, इसको देख लो अच्छी तरह। तो ये आपका इस तरह से आएगा, ये तो हो गया बेटा जा करके 50 न्यूटन, एक काम खत्म हो गया। ठीक है, और इस तरफ कितना आ रहा है, इस तरफ आ रहा है आपका जा करके T1 का कॉस ऑफ 15 डिग्री, इसका ये वाला कंपोनेंट, ये वाला, और ये वाला कितना आ जाएगा, T1 का साइन ऑफ 15 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह से ये वाला जो कंपोनेंट है ये आ जाएगा आपका T2 का कॉस ऑफ 30 डिग्री, और इस डायरेक्शन में आ जाएगा T2 का साइन ऑफ 30 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है? अब जरा देखो, हमने इनको सबको रिजॉल्व कर लिया, इनकी ताकत को बांट लिया। क्लियर है? अब मेरे पास वर्टिकल में कितने हैं फोर्स, वर्टिकल में दो फोर्स तो ये हैं, एक साइड में लग रहे हैं और दूसरा इस साइड में लग रहा है। अब क्योंकि ये जो पार्टिकल है, ये बॉडी जो है ये मूव नहीं कर रही है, ये जो बॉय है ये मूव नहीं कर रहा, तो सारे फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए। इसका मतलब है T1 का साइन 15, T1 का साइन 15 और प्लस कितना T2 का साइन ऑफ 30 डिग्री किससे टक्कर ले लेगा, ये ले लेगा 50 से टक्कर ले लेगा। लेगा कि नहीं लेगा? खूब अच्छी तरह सोच लो बेटा, खूब अच्छी तरह सोचो इसको, ये सोचने की चीज़ है आपकी। इस डायरेक्शन में दोनों फोर्स ऐड हो रहे हैं, और ये किससे टक्कर ले रहे हैं, इस वाले से टक्कर ले रहे हैं। समझ आया कि नहीं आया? इस वाले से ये तो टक्कर ले रहे हैं आपकी। एक काम तो ये हो गया। दूसरा, इस वाली डायरेक्शन में कितना फोर्स है, T1 कॉस 15, और इस वाली डायरेक्शन में कितना फोर्स है, T2 कॉस 30। तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो T1 कॉस ऑफ 15 डिग्री आपको किसके इक्वल मिलेगा, T2 कॉस ऑफ 30 डिग्री। ये चीज़ आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करो, आपके आंसर आ जाएंगे, T1 T2 आसानी के साथ कैलकुलेट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? आप कॉस 15 कैसे निकालोगे? कॉस 15 निकालने का आपके पास रास्ता है 45 डिग्री और माइनस कितना 30 डिग्री, दैट इज इक्वल टू T2 कितना, कॉस ऑफ 30 डिग्री। ये कॉस A माइनस बी का फार्मूला बन गया। क्या होता है कॉस A माइनस बी? ये होता है कॉस A कॉस B और प्लस साइन A और कितना, साइन ऑफ B। ये हो गया, और यहाँ से कितना आ गया, T2 कॉस ऑफ 30 डिग्री। तो इस तरह से आप T1 T2 में एक रिलेशन यहाँ से निकाल लोगे, और T1 साइन 15 भी आप बिल्कुल इसी तरह से निकालोगे। इसको क्या लिखोगे, साइन ऑफ 45 माइनस 30 डिग्री साइन A माइनस बी का फार्मूला अप्लाई करोगे। तो T1 T2 में दो रिलेशन, एक रिलेशन ये रहा, दूसरा रिलेशन ये रहा, इन दोनों को सॉल्व करो, T1 T2 की वैल्यू निकाल लो। गॉट दैट? या फिजिक्स मैंने आपको समझा दी। फिजिक्स यही है कि जब बॉय आपका यहाँ पर हैंग करता है इस तरह से, जब बॉय यहाँ पर हैंग करेगा यहाँ पर इस तरह से, तो वो यूँ आ जाएगा आपका, ये रस्सी यूँ टाइट हो जाएगी आकर के। गॉट दैट और नॉट? बस इसके बाद जो फोर्सेस हैं उनको रिजॉल्व कर लो। रिजॉल्व करके, क्योंकि बॉय तो मूव कर नहीं रहा है, उसके अंदर कोई मोशन नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग और वर्टिकल के अलॉन्ग आप सारे फोर्सेस को बैलेंस कर देंगे। हॉरिजॉन्टली में आपके पास दो फोर्सेस थे, एक तो आपका ये रहा, एक तो आपका ये रहा इस जगह पर, ठीक है, और दूसरा आपका ये रहा इस तरफ। ये दोनों इक्वल हो गए, और दो ये आपके एक साइड में थे और एक आपका ये नीचे साइड में था, तो ये दोनों तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। गॉट द आइडिया और नॉट? इस तरह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। गॉट द आइडिया? थैंक यू।